ए, बी, सी और डी के फॉर्म में मैं बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप सबको समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा प्राणी सामाजिक नहीं है? तो घरेलू मक्खी जो है ये सामाजिक नहीं है, बाकी चींटी, दीमक और मधुमक्खी ये सामाजिक कीट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत के क्षय के लिए भी जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन इसमें है मीथेन, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर आपका डी जिसमें जल वाष्प दिया गया है। तो इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गैस ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 जिसमें है अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किस गैस के उत्सर्जन के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बी आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन और ओजोन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, ये जिम्मेदार है किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए। ठीक है, जिसमें NO2 और SO2 इंक्लूड है। ऑप्शन नंबर द राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 जिसमें है सामान्य वर्षा जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? ये पूछा गया है। तो सामान्य वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो 5.0 से लेकर के 5.6 के आसपास होता है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ऑप्शन नंबर बी पर लाएंगे राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 और पांचवा क्वेश्चन है भारत के सर्वोत्तम बाघ अभ्यारण्यों में से एक इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है कान्हा, ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन नंबर डी जिसमें है गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आप सभी लोग से निवेदन है इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि भारत के सर्वोत्तम बाघ अभ्यारण्यों में से कौन सा एक है। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान सर्वोत्तम बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। ऑप्शन नंबर 22 में राइट उत्तर होगा यानी बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 जिसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए जिसमें राजस्थान है, बी है गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी उत्तर प्रदेश। इनमें से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी उड़ीसा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भैया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 22 में लगा देंगे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान उद्देश्य है? किस युग्म के समान उद्देश्य है? पहला ऑप्शन जिसमें है प्राथमिक मांसाहारी एवं द्वितीय पोषक स्तर, तो ये इस युग्म के समान उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। द्वितीय उपभोक्ता शाकाहारी ये भी इसमें नहीं है। प्राथमिक पोषक स्तर एवं शाकाहारी इसमें भी इंक्लूड नहीं है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता एवं शाकाहारी, यही युग्म के जो है समान उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 पारिस्थितिकी निकेत की परिकल्पना किसने दी थी? क्वेश्चन पूछा गया है। तो पारिस्थितिकी निकेत की जो परिकल्पना दी गई थी वो दी गई थी किसके द्वारा? जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा। ठीक है, जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा दी गई थी। लेकिन विकल्प में आपके है एल्टन, तो एल्टन ने इस पर भी कार्य किया इसलिए एल्टन को भी श्रेय दिया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। अगर एल्टन नहीं मिलेगा पारिस्थितिकी निकेत की परिभाषा परिकल्पना किसने दी थी? तो एल्टन ने। अगर ऑप्शन में एल्टन नहीं है, अगर ऑप्शन में जोसेफ ग्रीनेल है तो जोसेफ ग्रीनेल पर भी आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आ फिलहाल करेक्ट उत्तर इसमें है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में किसके बीच अंतर संबंध होता है? प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए जिसमें है विभिन्न आबादियां, बी है समुदाय एवं उनकी सामाजिक स्थितियां, सी ऑप्शन है जीवों के समुदाय और उनके भौतिक वातावरण, ऑप्शन नंबर डी जिसमें है एक समुदाय के प्राणी एवं पादप। तो करेक्ट उत्तर इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवों के समुदाय एवं उनके भौतिक वातावरण, यही आपका सही संबंध हो जाएगा। यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में जो अंतर संबंध है वो है जीव के समुदाय और उनके
भौतिक वातावरण से। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, जिसमें है कि एक घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कितना होता है। तो संख्या का पिरामिड होता कैसा है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 10 इस प्रश्न में राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, जिसमें पूछा गया है कि वातावरण में लेड की उपस्थिति के कारण हो सकता है नेत्र जलन, मस्तिष्क जलन, श्वसा रुद्ध और त्वचा कैंसर। तो इसमें जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, मस्तिष्क क्षरण। ठीक है, या नेत्र जलन। लेड की उपस्थिति जब होती है तो नेत्र जलन भी होता है। ठीक है, नेत्र जलन और श्वसन रोधी। तो इसमें अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो नेत्र जलन ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण क्या हो सकता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दिया गया हृदय रोग, बी है ताप वृद्धि, सी है दम घुटना और डी ऑप्शन है हृदय फेल। तो इनमें से राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ यानी हृदय रोग। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण हृदय रोग की समस्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, जिसमें है कि धुंध का निर्माण किसके मिश्रित प्रभाव के कारण होता है। धुआं एवं कोहरा के, धुआं एवं दलदल, कालिक एवं कोहरा या कालिक एवं दलदल। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी धुआं एवं कोहरा। धुंध का निर्माण धुआं और कोहरा के मिश्रित प्रभाव से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें सभी जीवित जीव और उनका भौतिक पर्यावरण शामिल है। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर जीवमंडल। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवित जीव और उनके भौतिक पर्यावरण शामिल है, इस वजह से ऑप्शन सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी में सभी पारिस्थितिकी तंत्र और वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के साथ उनकी अन्योन्य क्रिया शामिल है। तो जीवन मंडल के साथ शामिल है। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, इसमें प्रश्न पूछा गया कि इनमें से क्या उस पोषक तत्व को संदर्भित करता है जिसकी सर्वाधिक कमी होती है और जिसके कारण लिविंग के न्यूनतम नियम के अनुसार पौधे की वृद्धि बाधित होती है। उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों कहा जाता है सीमित पोषक तत्व। क्या कहते हैं इसको, सीमित पोषक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 है कि उत्तर जीविता वक्रकों का निर्माण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं करना चाहिए। तो आप्रवासन दर पर विचार नहीं करना चाहिए। आंसर द इसमें राइट उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर 19, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जीव की प्रारंभिक जीवन में मृत्यु दर अधिक होती है और उसके बाद अपेक्षाकृत कम मृत्यु दर की अवधि आती है। यह उत्तर जीविका वक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रकार थर्ड अवतल या उत्तर जीविका वक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है जनसंख्या वृद्धि मॉडल के अनुसार जैसे जैसे जनसंख्या वहन क्षमता तक पहुंचती है, जनसंख्या की वृद्धि दर शून्य के करीब पहुंच जाती है। तो इसमें हो जाएगा जे, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा वृद्धि घात। वृद्धि घात सही उत्तर है, क्योंकि वृद्धि घात जनसंख्या वृद्धि मॉडल के अनुसार जैसे जैसे जनसंख्या वहन क्षमता तक पहुंचती है, जनसंख्या की वृद्धि दर शून्य के करीब पहुंच जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, जिसमें पूछा गया है कि घातीय वृद्धि मॉडल को वक्र किस वक्र के साथ दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर घातीय वृद्धि मॉडल को आई आकार के वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, इसमें है कि किस जनसंख्या में घातीय वृद्धि देखी जा सकती है। पहला ऑप्शन ए, जिसमें शिकारी और शिकार के बीच अन्योन्य क्रिया हो। बी है सीमित संसाधनों और उच्च प्रतिस्पर्धा के साथ। सी ऑप्शन है प्रचुर संसाधनों के साथ और सीमित करने वाले कारकों के बिना। ऑप्शन नंबर डी है वहन क्षमता तक पहुंची। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रचुर संसाधनों के साथ और सीमित करने वाले कारकों के बिना जनसंख्या में घातीय वृद्धि देखी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, इसमें है कि इनमें से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि वातावरण में इनमें से किसकी बढ़ती हुई मात्रा के कारण अम्लीय वर्षा होती है।
तो अम्लीय वर्षा NO2 और SO2 की बढ़ती हुई मात्रा के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्षरण के कारण होता है? ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, त्वचा कैंसर या मस्तिष्क अनियमितता। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैश्विक तापन राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कि मरकरी प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है हेपेटाइटिस, बी है पीलिया, सी है मिथाइलोबेनिमिया और ऑप्शन नंबर डी दिया गया मिनीमाता। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द मिनीमाता रोग होता है। मरकरी प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग होता है। ऑप्शन नंबर द राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 27 जिसमें ताजमहल की सुंदरता निम्नलिखित में से किसके कारण प्रभावित हो सकती है? तो प्रभावित किसके कारण हो रही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है SO2, दूसरा है CO2, सी ऑप्शन है Cl और ऑप्शन नंबर डी है H2। तो आपको बता दें SO2 के कारण ताजमहल की सुंदरता प्रभावित हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस मीथेन के अलावा कृषि फील्ड से उत्पन्न होती है? तो मीथेन के अलावा कृषि फील्ड से जो उत्पन्न होने वाली गैस है वह नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? ये आपको बताना है। प्रश्न आपके है क्या प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन कह रहा है 1973, 1974, 1982 और 1983। तो राइट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ था। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें है वह प्रजातियां जो विलुप्तता के खतरे में होती है उनको क्या कहते हैं? तो उनको संकटापन्न प्रजातियां कहते हैं या फिर दुर्लभ प्रजातियां। तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा संकटापन्न प्रजातियां। वह प्रजातियां जो विलुप्तता के खतरे में होती है उनको संकटापन्न प्रजातियां कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि किसी समुदाय को प्रजाति समृद्धि द्वारा मापा जाता है। पहला ऑप्शन आ इसमें किसी प्रजाति की प्रचुरता, विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी प्रचुरता, सी है विभिन्न प्रजातियों की संख्या और ऑप्शन नंबर डी जिनमें विभिन्न गण प्रजातियों की संख्या। तो 31 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रजातियों की संख्या। किसी समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या को प्रजाति समृद्धि द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 और इसमें पूछा गया है इनमें से किसमें किसी प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की संख्या और प्रत्येक प्रजाति की संख्या शामिल है? तो इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर हो जाएगा प्रजाति समृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 जिसमें पूछा गया कि जल की सीमित उपलब्धता द्वारा चिन्हित पारिस्थितिक अनुक्रम का एक प्रकार है। पहला ऑप्शन ए जिसमें प्राथमिक अनुक्रमण, बी है द्वितीयक अनुक्रमण, सी है जल क्रमक और डी दिया गया है मरुक्रमक। तो सही उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर द यानी कि मरुक्रमक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 34 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राणी प्रायः रेगिस्तान घास के मैदान में पाए जाते हैं? तो प्रायः रेगिस्तान घास के मैदान में जो प्राणी प्रजाति पाए जाते हैं या प्राणी पाए जाते हैं वो कौन से हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है बिलकारी, बी है वृक्षाश्री, सी ऑप्शन है वायुवीय और ऑप्शन नंबर द है जलीय। तो राइट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? बिलकारी। ओके, बिलकारी प्राणी प्रायः रेगिस्तानी घास के मैदान में पाए जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो संरक्षित प्राणी है वो कौन सा है? वो है साइनोसिरस यूनिकॉर्निस। ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से
किस राष्ट्रीय उद्यान में शेर संरक्षित है? तो शेर जो संरक्षित है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। कहाँ पर? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37 जिसमें पूछा गया है कि किसी विशेष प्रजाति के जीवन इतिहास, व्यवहार, आवश्यकताओं और आवास प्राथमिकताओं के अध्ययन से संबंधित है। तो ये स्वपारिस्थितिकी संबंधित है। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वपारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 जिसमें पूछा गया है कि समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और सामग्री प्रवाह के अध्ययन किससे संबंधित है? तो ये अध्ययन जो संबंधित है ये संबंधित है विकासवादी पारिस्थितिकी से। किससे संबंधित है? विकासवादी पारिस्थितिकी। ओके, ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? विकासवादी पारिस्थितिकी समुदाय या पारिस्थितिकी में ऊर्जा सामग्री प्रवाह के अध्ययन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 39 जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही क्षेत्र में रहता है और परस्पर प्रजनन करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको जनसंख्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या एलोपैट्रिक प्रजाति कहते हैं। तो इसमें जो राइट उत्तर हो जाएगा जनसंख्या। एक ही प्रजाति के व्यक्ति का एक ऐसा समूह जो एक ही क्षेत्र में रहता हो और परस्पर प्रजनन करता हो उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या। अगला क्वेश्चन एक प्रवासिक क्षेत्र में रहने वाले और आसपास के अन्योन्य क्रिया करने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों का समूह क्या कहलाता है? तो विभिन्न जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदाय। ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन में राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 जिसमें क्वेश्चन है कि घातीय वृद्धि मॉडल में यदि प्रारंभिक जनसंख्या आकार P0 और वृद्धि दर R समय T ज्ञात है, फिर अंतिम जनसंख्या आकार PT समीकरण का उपयोग करके गणना की जा सकती है। तो गणना की जा सकती है, इसका जो फॉर्मूला ये पूछा गया तो इसका फॉर्मूला है PT = P0 + 1 + R की पावर T। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42 और 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आमतौर पर जीवन तालिका में शामिल नहीं है? जीवन तालिका में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन आ जिसमें आयु विशिष्ट मृत्यु दर, बी है आयु विशिष्ट प्रजनन दर, सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि दर और डी ऑप्शन है जनसंख्या में कोई नहीं। तो 42 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43 जिसमें पूछा गया है कि एक ही समय अवधि में पैदा हुए व्यक्तियों के समूह का अनुसरण करके सभी व्यक्तियों की मृत्यु तक तैयार की गई जीवन तालिका क्या कहलाती है? तो इस जीवन तालिका को क्या कहते हैं दोस्तों? समूह जीवन तालिका बोलते हैं। क्या कहते हैं? समूह जीवन तालिका। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि इनमें से किसके चराई खाद्य श्रृंखला के आरंभ में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन ए जिसमें जैव अपघटक, बी है शाकाहारी, सी है मांसाभक्षी और डी ऑप्शन दिया गया स्वापोषी। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर द स्वापोषी। इनमें से किसके चराई खाद्य श्रृंखला के आरंभ में पाए जाने की अधिक संभावना है? तो स्वापोषी पाए जाने की अधिक संभावना है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15 जिसमें है कि इनमें से माफ कीजिएगा प्रश्न नंबर 45 जिसमें है कि इनमें से कौन सी अपर्दन खाद्य श्रृंखला की विशेषता नहीं है? तो अपर्दन खाद्य श्रृंखला की जो विशेषता नहीं है वो है अपघटन की दर द्वारा सीमित। ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आपका है 46 जिसमें है कि खाद्य श्रृंखला के कौन सा पोषक स्तर सबसे कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन ए उत्पादक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता और डी ऑप्शन दिया गया तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड यानी तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर सबसे कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47 जिसमें है कि इनमें से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति की समृद्धि सबसे अधिक होने की संभावना है? सबसे अधिक होने की संभावना किसमें है? रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, घास के मैदान में या फिर झाड़ीदार जंगल। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48 नंबर क्वेश्चन जिसमें
प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए इसमें क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है मीसोस्फीयर, बाह्य वायुमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49 जिसमें ओजोन क्षरण किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ओजोन क्षरण सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? भूमध्य रेखा में, पहाड़ी क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या फिर तटीय क्षेत्र में? तो 49 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ध्रुवीय क्षेत्र में। ओजोन क्षरण किस क्षेत्र में अधिक है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50 जिसमें भोपाल गैस त्रासदी में हुई और इसमें जहरीली गैस का विमोचन हुआ। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये हुआ था 1984 में। और कौन सी गैस लीक हुई थी जहरीली गैस? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 51 जिसमें है कि सवेसा आपदा में हुआ कब में हुई और आसपास क्षेत्रों को दूषित कर दिया था। सवेसा आपदा एक प्रकार की आपदा थी जो आसपास के क्षेत्रों में जो है दूषित कब हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी ये बताना है और क्षेत्रों को दूषित क्यों किया था, किससे दूषित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इडली। सवेसा आपदा इडली में हुई थी, इडली के आसपास क्षेत्रों में हुई थी और दूषित किया था किससे? तो ये दूषित किया था डाइऑक्सिन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन में राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 जिसमें है कि थ्री मॉडल आइलैंड घटना के कारण किसके विषय में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ी और सुरक्षा उपायों की जांच हुई? पहला ऑप्शन ए जिसमें है कीटनाशक उपयोग, बी है प्लास्टिक उद्योग, सी आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और ऑप्शन नंबर डी जिसमें है तेल रिफाइनरी। तो 52 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ओके, यही आपका सही उत्तर है। 53 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संक्रामक जैव चिकित्सक अपशिष्ट का उदाहरण है? जिसमें पहला ऑप्शन ए तीक्ष्ण वस्तुपात्र, बी है तिथि समाप्त औषधि, सा ऑप्शन दिया गया औषधि की थैलियां और डी है उपयोग किए गए दस्ताने। तो 53 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी तीक्ष्ण वस्तुपात्र, ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 54 जिसमें है कि बायोमेडिकल कचरे के उपचार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है भस्मीकरण, बी है खाद बनाना, सी ऑप्शन है गड्ढों में भरना और डी दिया गया पुनर्चक्रण। तो 54 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि भस्मीकरण। बायोमेडिकल कचरे के उपचार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भस्मीकरण का उपयोग किया जाता है। 55 नंबर प्रश्न है परमाणु कचरे के उपचार के लिए आमतौर पर कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन भस्मीकरण, बी है कीटाणु शोधन, सी है कांच में रूपांतरण और डी दिया गया खाद। तो राइट उत्तर में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि भस्मीकरण। भस्मीकरण इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है अनुचित सीवेज निपटान के कारण निम्न हो सकते हैं। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है बीमारियों का फैलना, सी है पेयजल स्रोतों का सदूषण, सी है झीलों का सुपोषण और डी ऑप्शन है ये सभी। तो 56 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी आपके राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। 57 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कौन सा वैज्ञानिक पक्षियों के आकलन पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है निकोलास तिनबर्गेन, ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया गया है बी नंबर ऑप्शन जिसमें है कि कोनराड लॉरेंस, सी ऑप्शन है इवान पावलोव और डी है जेन गुडाल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बा यानी कि कोनराड लॉरेंस सही उत्तर है। 58 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 58 जिसमें पूछा गया है कि नर स्टिक बैंक मछली में नीत क्रिया प्रतिरूप प्रदर्शित करने वाले प्रयोगों का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसको? निकोलास तिनबर्गेन।
निकोलास तिरबनगेन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 59 जिसमें है अभ्यासता का तात्पर्य है। अभ्यासता का तात्पर्य किससे है? तो अभ्यासता का तात्पर्य है बार बार दी गई प्रेरणा के प्रति प्रतिक्रिया में कमी आना, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 60 जिसमें है अभ्यासता की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब कोई प्रेरणा होती है। तो जब अभ्यासता की स्थिति अधिक संभावना तब होती है जब कोई प्रेरणा कैसी होती है? बार बार आने वाली होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में राइट उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कौन सा हार्मोन जीव रात्रि लय को नियंत्रित करता है और इसे निद्रा हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसे निद्रा हार्मोन कहते हैं किसको? तो ये मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपका सही आंसर हो जाएगा। मेलाटोनिन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो जीव रात्रि लय को नियंत्रित करता है और इसे निद्रा हार्मोन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 62 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें पूछा गया है कि कौन सा जंतु अपमार्जक का उदाहरण है। इनमें से अपमार्जक का उदाहरण कौन है? तो गिद्ध अपमार्जक का उदाहरण है। ठीक है, गिद्ध अपमार्जक का उदाहरण है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63 जिसमें पूछा गया है कि भारतवर्ष में मल जल प्रबंध कितने प्रतिशत होता है? 28%, 30%, 32% या 34%? तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारतवर्ष में मल जल प्रबंध कितने प्रतिशत होता है? तो 28% होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 64 जिसमें है कि पारिस्थितिकी में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो किसने दिया था भैया? इस वैज्ञानिक का नाम था लीडरमैन। ओके, लीडरमैन ने पारिस्थितिकी में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए 10% का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 इसमें पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। पहला ऑप्शन ए जिसमें एटीपी, बी है शुगर यानी चीनी संग्रह, सी है सौर ऊर्जा और डी दिया गया है श्वसन ऊर्जा। तो सही उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा? 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 66 जिसमें पूछा गया है कि जब आबादी में मृत्यु दर व क्षमा कीजिएगा जब आबादी में जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाती है तो इससे क्या कहते हैं? दोनों जब बराबर हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको प्लेटिव अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटिव अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 67 इसमें है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक निम्नलिखित में से किसका डाटा होता है? तो रेड डेटा बुक में किसकी चर्चा होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे संकटापन्न पादप एवं प्रणालियों के बारे में रेड डाटा बुक में जानकारी दी जाती है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 जिसमें है कि परमाणु कचरा नाभिकीय ईंधन की छड़ों से निकलने वाला होता है। स्टोनशियम 90 या प्लूटोनियम या ये सभी? तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। परमाणु कचरा नाभिकीय ईंधन की छड़ों से निकलने वाला होता है जिसमें सीजियम 137, स्टोनशियम 90, प्लूटोनियम ये सभी इंक्लूड होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सा करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69 जिसमें पूछा गया है कि एक परितंत्र में किसी प्रजाति का निके निम्न में से किससे प्रदर्शित करता है? आवास से, उत्पत्ति का स्थान या फिर उत्पत्ति का केंद्र या आवास में उसका कार्य? तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द आवास में उसका कार्य। एक परितंत्र में किसी प्रजाति का निके निम्न में से प्रदर्शित करता है आवास में उसका कार्य। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70 इसमें है कि एक ही प्रजाति के जीव जो एक विशिष्ट लोकेलिटी में रहते हैं निम्नलिखित में से किसका निर्माण करते हैं? तो ये किसका निर्माण करते हैं? ये आबादी का निर्माण करते हैं। इसका आबादी का। एक ही प्रजाति के जब जीव एक विशिष्ट लोकेलिटी में रहते हैं तो उनका वो निर्माण करते हैं एक प्रकार के आबादी का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस कशेरुकी वर्ग में सर्वाधिक संकटापन्न प्रजातियां हैं? ऑप्शन क्या है? ए पक्षी, बी है सरीसृप, सी है स्तनी और डी है उभयचर। तो राइट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्तनी।